नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग मंडी निरीक्षक के मैथ्स विषय के रेखा, कोण एवं त्रिभुज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज हम लोग जो रेखा, कोण और त्रिभुज है ये इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें जो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जिसको कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा क्या होता है इसको जानेंगे, उसके बाद रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब रेखा से संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है उसका ट्रिक जानेंगे। फिर हम लोग कोण और त्रिभुज इन दोनों के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में जान लेते हैं। रेखा जनरली इस टाइप से होता है। ठीक है, मतलब जितना भी रेखा होता है इस टाइप से दोनों तरफ तीर के निशान होता है, इसको रेखा बोलते हैं। अगर इसका परिभाषा बोलेंगे तो बहुत सारे बिंदुओं को अगर हम लोग रखते जाएंगे तो एक रेखा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है संपाती रेखा। मतलब ये रेखा का ही एक प्रकार है। संपाती रेखा में क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा होता है तो उसको बोला जाता है संपाती रेखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं में क्या होता है, मतलब बहुत सारे रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसको बोला जाता है संगामी रेखाएं। ठीक है, उसके बाद रेखाखंड आते हैं। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा को ही जब हम लोग कहीं पर टुकड़ा कर देते हैं। ठीक है, रेखा क्या होता है, दोनों तरफ अनंत की ओर जाता है तो उन्हीं में से बीच का टुकड़ा ले लेते हैं, उसी को बोला जाता है रेखाखंड। ठीक है, और इसको हम लोग, इसका फिक्स लंबाई होता है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसमें सेंटीमीटर, मीटर, इंच इस टाइप से इसको नाप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है, दो रेखा जब आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं किरण। किरण में क्या होता है, एक बिंदु से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से रेखा होता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरफ एरो का निशान होता है, दूसरे तरफ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, एक रेखा की एक की निश्चित दूरी पे, ठीक है, कोई एक रेखा इस टाइप से रहेगा तो इससे एक निश्चित दूरी लेकर दूसरा रेखा खींच देते हैं तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएंगे, समांतर रेखा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर है। जैसे कहीं पर भी इस टाइप से नाप के देखेंगे तो जितना है उतना ही हर पॉइंट पे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। उसके बाद अगला होता है तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा क्या होता है, कोई भी दो समांतर रेखा होता है तो उसमें अगर कोई रेखा अलग से, ठीक है, दोनों रेखाओं को काटती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद आते हैं हम लोग कोण से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग कोण से संबंधित देखेंगे कि कोण कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो कोण में देखिए, सबसे पहले जिस कोण का मान 0 अंश होता है, मतलब कि जिस कोण का मान 0 अंश होता है उसको बोलते हैं शून्य कोण। जिस कोण का मान 0 अंश से ज़्यादा होता है और 90 अंश से कम होता है, ठीक है, 0 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से कम होता है, जैसे 45 अंश हो गया, ठीक है, या फिर 60 अंश हो गया, तो ये कहलाता है न्यून कोण। मतलब 0 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, 90 अंश से कम, उसको बोलते हैं न्यून कोण। उसके बाद जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसको समकोण बोला जाता है, और जिस कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा होता है, 180 अंश से कम होते हैं, उसको अधिक कोण बोलते हैं। और जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसको सरल कोण बोला जाता है। जिस कोण का मान 180 से ज़्यादा और 360 अंश से कम होता है उसको बृहत कोण बोलते हैं, और जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो ये कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये हो गया शून्य कोण हो गया। अगर इसमें मैं इस टाइप से बना दूंगा तो ये 180 अंश को दर्शाएगा। ठीक है, ये सरल कोण, ये सरल कोण का चित्र है। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहे इसीलिए समकोण है। यहाँ पर एक छोटा सा कोण है इसीलिए न्यून कोण है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 अंश से ज़्यादा है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद ये वाला जब कोण को देखेंगे तो बहुत बड़ा कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको बृहत कोण। और एक संपूर्ण कोण होता है उसको इस टाइप से चित्र बनता है, ऐसे करेंगे और यहाँ से मिला के ऐसे करके पूरा ले लेंगे, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कोण को भी समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग रेखा कोण दोनों समझ गए, अब हम लोग त्रिभुज को समझ लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, तो त्रिभुज में देखते हैं कि जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण, इसमें देखिए कोई भी त्रिभुज में अगर हम लोग देखेंगे तो तीन कोण होते हैं, एक कोण
ये होता है, दूसरा कोण ये होता है, और यहाँ पर ये तीसरा कोण, ये 3 कोण होते हैं। तो इन्हीं तो तीनों कोणों के आधार से हम लोग त्रिभुज को 3 भाग में बांट सकते हैं, और त्रिभुज में ही 3 भुजा होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एक भुजा हो गया, ये वाला दूसरा भुजा हो गया, और ये तीसरा भुजा है ना। तो त्रिभुज में 3 भुजा भी होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो तीनों कोण के आधार पे 3 भाग में बांट सकते हैं त्रिभुज को, और 3 भुजा के आधार पर भी 3 भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण के आधार से बांटेंगे। तो कोण से आधार पे 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिभुज का प्रकार होता है उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि जिस त्रिभुज का माप, मतलब कि जिस त्रिभुज का माप यानी कि तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोण न्यून कोण होता है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि तीनों कोण है वो 90 अंश से कम, इसलिए ये न्यून कोण है। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज का परिभाषा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस कोण का माप है ना, जिस किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का होता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीनों कोण अगर न्यून कोण रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज, अगर उनमें से कोई एक कोण भी अगर समकोण है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और किसी त्रिभुज में अगर एक कोण है वो अधिक कोण है, अधिक कोण कहने का मतलब होता है 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम, तो उसको बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 120 अंश है, 140 है, यानी कि 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इन तीनों में ये अंतर है कि देखिए न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण 90 अंश का रहेगा तब भी समकोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में एक ही कोण अगर 100 मतलब कि 90 से ज़्यादा 180 से कम है तब भी ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद अब भुजा के आधार पे देखेंगे। भुजा ये वाला भुजा होता है, एक भुजा है, दो भुजा है और 3 भुजा है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा होते हैं। तो भुजा के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा की लंबाई बराबर होते हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर है, मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, जैसे ये 6 है तो ये भी 6 है और ये 3 है ना। तो इसमें देखेंगे तो दो भुज आपस में बराबर है, तो इस टाइप से त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु, और जिसमें तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज, और जिसमें से कोई भी भुजा बराबर ना हो, सभी भुजा अलग अलग हो, उसको बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गए रेखा, कोण और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मतलब कि रेखा और कोण से संबंधित कुछ और बिंदु जो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसके नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसन्न कोण किसको बोलते हैं। आसन्न कोण में क्या होता है, अगर कोई दो कोण, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो कोण बना हुआ है, ये दोनों कोण एक ही बिंदु पर बना है। अगर कोई दो कोण एक ही बिंदु पर बनता है और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा बनता है, ठीक है, यहाँ पर ये है उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर दिया है, तो उभयनिष्ठ भुजा रहता है और एक ही बिंदु पर बनता है, दो कोण रहते हैं, इसी को आसन्न कोण बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग एक परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि किसी दो कोण में उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनने वाले कोण को आसन्न कोण बोलते हैं। एक ही शीर्ष बिंदु के उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनने वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं। मतलब इस टाइप से रहता है, उसको आसन्न कोण, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म इस टाइप से रहता है, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 भुजा है, एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया, और तीनों भुजा इस बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो जब ये उभयनिष्ठ भुजा, ये भी आसन्न कोण ही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये भुजा है दोनों कोण में है, ये वाला कोण में भी है, ये वाला कोण में भी है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर बाकी दो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो दोनों अगर सरल रेखा बनाते हैं तो इसको रेखीय युग्म बोलते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है, मतलब किसी आसन्न कोण में अगर उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर बाकी दो भुजा अगर सरल रेखा बनाते हैं तो उसको रेखीय युग्म बोलते हैं। सरल रेखा मतलब इस टाइप से सीधा लाइन बनाते हैं। तो देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है ये वाला, तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ देंगे तो बाकी अगर दो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे, इसीलिए इसको बोला जाता है रेखीय युग्म। इसमें एक स्पेशल गुण ये है कि इनमें जो दो कोण बनेंगे उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 अंश होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला होता है पूरक कोण।
पूरक कोण में क्या होता है, इनमें जितने भी कोण बनेंगे मतलब इस टाइप से रहेंगे 90 अंश जैसे रहेंगे, और इनमें जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग हमेशा 90 अंश होता है। मतलब अगर दो कोण है, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, उसको बोला जाता है पूरक कोण। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है जिसको बोलते हैं विपरीत कोण, वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाला जितना अंश का मान होगा उतना ये भी होगा। मान लेते हैं ये 40 अंश है तो ये भी 40 अंश होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा और इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के जो विपरीत वाले होते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये, अब ये 40 है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 140 होगा। ठीक है, तो ये 140 है तो ये भी 140 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इसको सिर्फ इतना को ही देखेंगे इस टाइप से तो ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, और रेखीय युग्म में दोनों को जोड़ने से 180 होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो उनमें जो कोण बनेंगे, आमने सामने का जो कोण बनेगा, ठीक है, विपरीत कोण, इन दोनों को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरक कोण को फिर से देखते हैं। ठीक है, डिटेल में। तो पूरक कोण में कैसे क्वेश्चन आएगा उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मान लेते बोल देगा क्वेश्चन में कि एक कोई पूरक कोण का मान 50 अंश है तो दूसरा कोण का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पूरक कोण में मान लेते हैं कि ये वाला 50 अंश है, तो हमको ये बताना है ये दूसरा वाला कितना है। तो हमको क्या करना है, देखो दोनों कोण का मान, दोनों को योग हमेशा 90 अंश होता है। ठीक है, पूरक कोण जो भी रहेगा उन दोनों को जोड़ने से 90 होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका मान कितना हो जाएगा, 40 होगा। तभी ये इन दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं। या हम लोग को ये बोल दिया कि जैसे इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है और इसमें इस टाइप से चित्र बना है, इसका मान बोल दिया कि ये 2x है और इसका मान x है। तो अब हमको ये बताना है कि ये वाला कोण का मान कितना है, ये वाला कोण है। तो इसमें भी सिंपल कर सकते हैं कि हमको मालूम है कि पूरा कोण ये है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 3x बराबर 90। तो x बराबर 90/3 ये समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये x बराबर 30 आ गए। इस हिसाब से इसका मान हो जाएगा 30, और ये 2x है मतलब डबल है, इसका मतलब 60। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो हम लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण पे। शीर्षाभिमुख कोण में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए शीर्षाभिमुख में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक कोण का मान दे देगा, जैसे इसका मान मैं मान लेता हूँ कि 40 अंश है, तो बोलेगा कि बाकी कोण का मान निकालो। ये किसी स्पेशल कोण का बोल देगा, इसका मान कितना होगा, ये वाला का, या फिर इसका पूछ देगा या इसका पूछ देगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा बराबर होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए यहाँ पर ये वाला सरल रेखा बना रहा है, तो सरल रेखा जब भी इस टाइप से कोई बनाता है सरल रेखा, तो उसके अंदर में जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, ये एक रूल है जो रेखिक युग्म का रूल कहलाता है। ठीक है, तो सरल रेखा के ऊपर में जितने भी कोण बनेंगे सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सरल रेखा है तो इसमें दो कोण बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है, ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो इसमें से एक को तो हमें 40 है मान लेते हैं, उसमें दिया है, तो दूसरे का निकालना है तो सिंपल है, 180 में कितना, 40 को घटा देंगे तो सिंपल आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 140। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 40, 140, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 180 हो रहा है। तो इस टाइप से इन दोनों को निकाल दिए। तो यहाँ पर भी वैसे निकाल सकते हैं, जब ये वाला 140 है तो ये भी 140 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण का शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से अगर रेखा के रूप में रहेगा तो समीकरण के रूप में बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं इस टाइप से है, तो अगर ये पूछ देगा, मान लो ये x है और ये इसको मान लेते हैं ये 4x है, तो अब बताओ सभी कोण का मान निकालो। तो एक नियम ये भी याद रखना तो कि सभी कोण को जोड़ने से हमेशा 360 अंश होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x और 4x है, ये सरल रेखा के ऊपर में है, इस टाइप से है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 होगा। तो उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं।
x प्लस 4x बराबर 180। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। और इसमें एक नियम ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर कुछ कोण का मान दिया रहेगा या फिर x के रूप में दिया रहेगा, कोई भी दिया रहे हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस कोण का मान 50 अंश है, तो इस कोण का मान कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग को मालूम है रेखिक युग्म में क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा के ऊपर में कोण बनते हैं। तो सरल रेखा के ऊपर में जितने भी कोण बनेंगे उन सबको जोड़ने से हमेशा 180 होता है। तो इसका मान 50 है तो इसका मान कितना होगा जिसको जोड़ने से 180 होगा। तो सिंपल है, 180 में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130। इसका मतलब ये इसका मान हो जाएगा 130। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग बना सकते हैं, या x के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है तो ये सरल रेखा बना रहे हैं, उसमें दिया है तो इसका मान लेते हैं कि 4x है। तो अब बताओ इस कोण का मान कितना होगा, ठीक है। इस टाइप से दिया है, इसका मान लो x है ना, या 4x x है। तो हमको मालूम इन सबको जोड़ने से कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है ना। ये रेखिक युग्म नियम, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 5x बराबर 180 हो जाएगा और x बराबर 180/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी 1 का 36 आया। 30 का मान हो जाएगा 36 अंश और इसमें 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 4x है, तो जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। रहने को ये वाला कोण बड़ा है क्योंकि ये मतलब कि यही कोण बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, सॉरी, ये वाला क्योंकि ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, जब कोई समांतर रेखा रहता है। देखिए ये वाला रेखा है, जैसे इसको रेखा को मान लेता हूँ L और इस रेखा को मान लेता हूँ M। तो ये दोनों रेखा क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा को अगर कोई एक अगला रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको बोला जाता है तिर्यक रेखा, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा का नाम मान लेते हैं, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ M है और इसको मान लेता हूँ N और इस जो तिर्यक रेखा को मान लेता हूँ L, ठीक है। मतलब दो समांतर रेखा है M और N, तो इनको प्रतिच्छेद कर रहा है L रेखा। तब इसमें कैसे कोण बनता है और कैसे सवाल बनेंगे इसको समझते हैं। तो इस टाइप से जो मतलब कि क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या होता है कि एक कोण का मान हम लोग को दिया रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोल देगा कि इस कोण का मान 60 अंश है, मान लेते हैं, ठीक है। इस कोण का मान 60 अंश है तो उसके बाद बोलेगा कि बाकी कोणों का मान निकालो, या किसी एक कोण का स्पेशली दे देगा कि इस कोण का मान कितना होगा, या सभी कोण पूछ देगा, ठीक है। कुछ भी पूछेगा तो हम लोग को मालूम होना चाहिए उसका जो बेसिक नियम हो क्या है। तो जैसे इसका मान 60 है तो बाकी कोण निकालना है, तो एकदम आसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसका नियम, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए कुल कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर बन रहा है पहला कोण, ये दूसरा कोण, ठीक है, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, ये पांचवा, छठवां और ये सातवां और आठवां, है ना। अपने हिसाब से किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं। तो इसमें याद रखना है कि ये वाला देखिए यहाँ पर इस टाइप से है, सॉरी इसको तिरछा लेना था, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए, ये क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी पिछले में देखे हैं कि ये दोनों क्या कर, जब प्रतिच्छेद करता है तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस हिसाब से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख के नियम से, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख के नियम से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख के कोण से नियम से। और इस चित्र में देखेंगे तो इसको कोण 1 मानो, इसको कोण 2, इसको कोण 3 ये वाला को, इसको कोण 4, इसको 5, 6, 7, 8। तो उस नियम से अगर शीर्षाभिमुख कोण के नियम से देखेंगे तो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला। उसी हिसाब से देखेंगे तो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ये वाला कोण और ये वाला कोण। कौन से नियम से हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो कोण 5 है वो बराबर हो जाएगा कोण 8 के शीर्षाभिमुख कोण के नियम से वाला, और 6 है वो 7 के बराबर हो जाएगा।
कोण 6 बराबर होगा कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से, ठीक है ना। उसके बाद इसमें और देख सकते हैं कि ये सब बराबर हो गए शीर्ष अभिमुख कोण। इसमें और कुछ कुछ कोण होता है, उसका भी समझ लेते हैं। एक होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, संगत कोण का मतलब होता है सेम स्थिति में रहना या संग का कोण बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोण 6 का संगत कोण होगा कोण 2, क्योंकि देखिए ये कोण 6 है इस लाइन के ऊपर में है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर में है और इस लाइन के दायां साइड में है। तो वैसे ही कोण और कौन सा है जो किसी लाइन के ऊपर रहे और दूसरे लाइन के दायां, तो उसमें यही एक कोण है। ठीक है, ये एक इस लाइन के ऊपर में है, इस लाइन के दायां साइड में है, तो सेम स्थिति में रहने वाले कोण को संगत कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण हो जाएगा, मतलब यहाँ वाला जो कोण बन रहा है और यहाँ वाला कोण दोनों संगत कोण हो, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर में है, ये भी लाइन के ऊपर में है और दोनों सीधा सीधा में है। ठीक है, तो इसको संगत कोण, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। ठीक है, और कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। और ये आपस में बराबर होते हैं, याद रखना। संगत कोण जो भी बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे, शीर्ष अभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस टाइप से संगत कोण बना सकते हैं। कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7 और कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। तो इसको याद रखना है, मतलब ये 3 का ये 7, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये भी नीचे, ये वाला सेम स्थिति वाले। ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये संगत कोण हो गया। उसके बाद आते हैं ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गया संगत कोण। उसके बाद एक आता है अंतः कोण। तो अंतः कोण में बराबर नहीं होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 होता है, इसको याद रखना। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर का कोण। जैसे ये दो लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो अंदर में जो कोण बनेंगे उसको अंतः कोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन के अंदर में कौन कौन से कोण बन रहे हैं इसको देखते हैं। एक नया चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, और इस टाइप से इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो अंदर में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 ऐसे कोण बन रहे हैं। तो नाम चेंज कर सकते हैं या वही नाम रख दे। यहाँ पर मैं इसको कोण 1 मान लेता हूँ, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो इसमें हम लोग देखेंगे अंतः कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण को। तो अंदर कोण को अगर सीधा सीधा देखेंगे तो उनका योग हमेशा 180 होता है। जैसे इसमें 4 और 6 ये दोनों अंदर है सीधा सीधा ऐसे, है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 होगा। कोण 4 और कोण 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी कि 4 का मान जितना भी रहेगा उसको रख देंगे, 6 का मान जितना होगा उसको रखेंगे, तो दोनों का योग हमेशा 180 होगा। वैसे अंतः कोण का सीधा सीधा हम लोग जब भी लेंगे तो उसका योग हमेशा 180 अंश ही होता है। ठीक है, जैसे इन 3 और 5 को जोड़ेंगे ये भी 180 होगा क्योंकि ये अंदर अंदर है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अंदर अंदर को सीधा सीधा में जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इसको भी सीधा सीधा जोड़ेंगे तो 180 होगा। वैसे ही बाह्य में भी होता है। बाह्य कोणों का योग सीधा सीधा में देखेंगे तो उनका भी योग 180 होता है। जैसे कोण 1 और कोण 7 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, कोण 2 और कोण 8 को भी जोड़ेंगे तो इसका योग भी 180 होता है। ठीक है, लेकिन उसी को अगर तिरछा लेंगे, तिर्यक लेंगे तो उसको बाह्य एकांतर बोलते हैं, यह एकांतर बाह्य कोण बोला जाता है। ठीक है, तो एकांतर वाला हमेशा बराबर होता है, मतलब कोण 1 और कोण 8 बराबर होंगे क्योंकि ये बाह्य एकांतर है। बाह्य हमें सीधा सीधा का योग 180 और बाह्य हमें एकांतर कर देंगे, तिरछा लेंगे तो उसका दोनों बराबर हो जाता है। जैसे कोण 1 8 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 है वो 7 के बराबर होगा। वैसे ही अंतः वाला में भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे 3 वाला 6 के बराबर होगा, 4 वाला 5 के बराबर होगा। तो ये एक बेसिक से नियम है। ठीक है, इसके सहायता से हम लोग अगर एक भी कोण दिया रहेगा तो सभी कोण निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोला था ये 60 है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएंगे तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से जो भी, जैसे यहाँ पर इस टाइप से रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कोण रहेगा उसका मान यहाँ पर भी सेम रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा उसका मान यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो जो कोण का बनाया उन सब आपस में बराबर होंगे। मान लो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण से और ये अंतः एकांतर कोण से, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण से।
और बाकी जो छूटा छूटा वो भी आपस में बराबर होंगे, तो उनका कैसे निकालेंगे? तो उनका एक और नियम है कि जो पास पास वाले का योग हमेशा 180 होता है। जैसे यहाँ वाले और यहाँ वाले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, या यहाँ वाले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, या यहाँ मतलब पास पास वाले जब भी, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180। तो पास पास वाले को जोड़ने से 180 होता है। तो उस हिसाब से अगर इसका बोलेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोण का मान रखेंगे जिसको जोड़ने से 180 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें 180 में घटा देते हैं 60 को, तो ये हो जाएगा 120। इस हिसाब से इस कोण का मान 120, तो यहाँ भी 120 हो जाएगा, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी कोण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा वाले में अगर x के रूप में रहेगा तो x के रूप में रखेंगे और उस समीकरण को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगला है मतलब त्रिभुज का बाह्य कोण निकालना। ठीक है, जिसको बोलते हैं बहिष्कोण बोला जाता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर में ये 3 कोण हो गया। ठीक है, तो ये त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं और अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है, जिसको हम लोग जानते हैं। और त्रिभुज के अगर किसी एक भुजा को आगे बढ़ा देंगे, जैसे इसको बढ़ा दिए हैं, तो जो बाहर में इस टाइप से कोण बनता है उसको बोला जाता है बहिष्कोण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान जो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो उसके पास वाले को छोड़कर बाकी जो दूर में 2 कोण होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। कैसे, उसको भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका अंश 30 अंश है और इसका मान अंश 40 अंश है। ठीक है, ये बाहर वाले का, तो इसका कंफर्म है कि इसका 70 अंश ही होगा, क्योंकि जो बहिष्कोण का मान जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के जो बहिष्कोण जहां पर बन रहा है उसमें उसके दूर के जो 2 कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है, पास वाले के योग के बराबर नहीं होता। और पास वाले और बहिष्कोण इन दोनों का योग हमेशा 180 अंश होता है, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। देखिए इस टाइप से रेखिक युग्म ये बन रहा है, ये सीधा लाइन है, यहाँ पर ये सीधा इस टाइप से लाइन है, ये यहाँ पर इस टाइप से, मतलब ये रेखिक युग्म है। इस हिसाब से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये इन दोनों योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के बहिष्कोण से संबंधित नियम है। इसमें भी अगर कोई कोण का मान दिया है तो बाकी सभी कोण निकाल सकते हैं समीकरण का यूज करके। अगर आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं समीकरण को भी अच्छे से सरल तरीका से बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम लोग कोई त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में भी एक स्पेशल नियम है उसको भी सीख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग कोई भुजा का मान दिया है, जैसे हम लोग AD भुजा का मान लो 6 दिया है और DB का मान दिया है मान लेते हैं 3। ठीक है, तो अब हम लोग को ये पूछ देगा कि AE का मान कितना होगा और EC का मान कितना होगा। अगर ये दोनों समांतर रेखा है तब, मतलब कि DE समांतर है, समांतर को ऐसे शो करते हैं, D समांतर है BC के। अगर DE भुजा है BC के समांतर है किसी त्रिभुज में, ठीक है, तो अगर ये भुजा का मान दिया तो इसका कितना होगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है, इसमें एक प्रमेय होता है जिसको बोला जाता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज के, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे एक भुजा ये है इसके समांतर यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये रेखा है, अन्य भुजाओं को, ये दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, यानी कि इसमें हम लोग रख के इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे इसका 6 है, 3 है और इसका कुछ 9 है, तो इसका मान अगर निकालना रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। या इन दोनों को दिया है, ये गायब है, और अगर इसमें स्पष्ट लिख दिया कि ये दोनों समांतर है, तो इस टाइप से समीकरण का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें ये वाला प्रमेय याद रखना है, ये वाला जो नियम है, यानी कि ये वाला बटे ये वाला और इस भुजा बटे ये भुजा दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल नियम है जिसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। अब एक नया रूल देखते हैं। ठीक है, नया रूल ये है कि जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है,
इस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये तो हम लोग जान रहे हैं, मतलब कोई भी त्रिभुज देंगे उसमें 3 कोण होते हैं। तो इसमें कौन सा भुजा बड़ा है इसको देख कर ही बताना रहेगा। ठीक है, कौन सा भुजा बड़ा है ये पूछ देगा, या फिर ये पूछेगा कि कौन सा कोण बड़ा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी है कि अगर हम लोग को भुजा निकालना है मान लेते हैं, ठीक है, तो कोण को देख कर बताएंगे कि कौन सा भुजा बड़ा है। अगर हम लोग को भुजा बताना है तो कोण को देख के बताएंगे, और अगर हम लोग को कोण बताना है तो भुजा को देख के बताएंगे। कैसे बताएंगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण दिया है, इसका मतलब हम लोग को ये बताना रहेगा कि इसमें कौन सा भुजा बड़ा है इस त्रिभुज में। तो इसका नियम सिंपल ये है कि जिस कोण का मान बड़ा होता है जहां पर का, उसके सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है। जैसे इसमें देखेंगे त्रिभुज में तो ये 60 है, 40 है, 80 है, इस हिसाब से ये 80 अंश है वो बड़ा है, तो इस हिसाब से इसके सामने वाला भुजा ये वाला, तो ये बड़ा भुजा कहलाएगा। ठीक है, अगर छोटा भुजा देखेंगे तो इसमें सबसे जो छोटा कोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर ये 40 अंश है, मतलब सबसे छोटा इन तीनों कोणों में, तो इस हिसाब से ये वाला सबसे छोटा भुजा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कोण को देखकर कौन सा भुजा बड़ा होगा कौन सा भुजा छोटा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग को भुजा दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ बना लेता हूँ। अगर इसमें भुजा को मान ले दिया है, ये 7 है, ये 8 है, ये 15 है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। तो सिंपल है, जो भुजा बड़ा है उसके सामने का कोण बड़ा होगा, और जो भुजा छोटा है उसके सामने का कोण छोटा होगा। सिंपल से है। तो सेम कोण को देखकर भुजा निकाल सकते हैं, भुजा को देखकर कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक नियम है। ठीक है, तो जितने भी नियम है मैं सबको बता दे रहा हूँ, इसी की सहायता से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर नियम मालूम रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ठीक है, और इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो एक और नियम है उसको भी सीख लेते हैं। एक नियम ये है कि किसी त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में अगर दो भुज दिया है, दो भुजा का मान दिया है और एक कोण 90 अंश दिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसका मान 3 दिया है, इसका मान 4 है, तो इस भुजा का मान कितना होगा ये निकालना है। अगर उनमें से एक कोण 90 अंश है तो इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसका यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश हो तभी। अगर कोई भी कोण का मान 90 अंश नहीं है तो ये वाला नियम नहीं लगा सकते। तो इसमें समझ लेते हैं कर्ण क्या होता है। 90 अंश के जो सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो भुजा बचेंगे उनमें से एक आधार होगा, ठीक है, और एक लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इसमें कर्ण गायब है, तो उस हिसाब से लंब और आधार का वर्ग करके निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का यहाँ पर दिया है 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार का 3 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौक 16, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 25। फिर इसका ये कर्ण का वर्ग का मान है, लेकिन हम लोग कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो ये वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल, और ये हो जाएगा 5। इस हिसाब से क्या होगा, इसका मान 5 होगा। तो इस हिसाब से मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश रहेगा तो बाकी एक भुज अगर गायब रहेगा तो उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और नियम जान लेते हैं कि कब कोई भी त्रिभुज बनता है और कब त्रिभुज नहीं बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ कि मान लो कोई भुजा, 3 भुजा मैं दे देता हूँ, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो क्या इन तीनों भुजाओं की सहायता से त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। तो इन तीनों भुजा की सहायता से आप कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक स्पेशल रूल होता है। रूल ये है कि जो सबसे जो छोटा दो भुजा होंगे, ठीक है, उन दोनों का योग बड़ा भुजा के बड़ा होना चाहिए, मतलब जो बड़ा भुजा रहेगा उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें से छोटा छोटा जो भुजा है वो 3 और 5 है, इनको जोड़ने से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, जबकि बड़ा भुजा कितना है, 10 है। तो ये 10 से बड़ा नहीं आया है, इसलिए इस
भुजा के माप से हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते। और इसी को मैं 8 कर दूंगा तो इन दोनों को जोड़ने से 8 3 11 हो रहा है, तो ये बड़ा वाला भुजा से बड़ा हो जा रहा है। इस हिसाब से इन तीनों भुजाओं के माप से हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये रेखा कोण एवं त्रिभुज से संबंधित कुछ स्पेशल नियम था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर इसका प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।